नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाई हूँ राजस्थान में महल एवं पैलेस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने हमारे कई सारे किले कंप्लीट कर लिए थे। संभाग है जो भी कोटा संभाग कंप्लीट हो गया, हमारा भरतपुर संभाग कंप्लीट हो गया और उदयपुर संभाग भी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे जयपुर संभाग की तरफ। तो जयपुर संभाग क्या हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर जो है वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और हवा महल उसी की पहचान बन चुका है। मतलब ये शहर जो है, यह हवा महल जो है ये शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण आसानी से दिखाई दे जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा हवा महल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब यह है कि इसकी डिजाइन ऐसी बनाई गई है कि यह अंदर से हमेशा ठंडी हवा चलती रहती है, इसलिए इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं। हवा महल में 953 जालीदार खिड़कियां बनी हुई है टोटल, जिनसे हवा लगातार अंदर आती जाती रहती है। नेक्स्ट है ये हमारा हवा महल का है डायग्राम। फिर नेक्स्ट है हवा महल जयपुर में किस स्थान के पास स्थित है? तो यह बड़ी झोपड़ी के पास स्थित महल है। बड़ी झोपड़ी जो है वह जयपुर का मुख्य बाजार और गतिविधियों का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ हमेशा जो है वह उत्सव जुलूस और शाही सवारियां निकलती रहती है, जिन्हें देखने के लिए यह सबसे परफेक्ट लोकेशन थी। नेक्स्ट है हमारा हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण करवाया था हुआ था 1799 ईस्वी में और यह सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह जी जो है वो है राजा कृष्ण भक्त थे, इसलिए उन्होंने हवा महल का आकार जो है वह भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा बनवाया है। महिलाओं के लिए देखने की एक सुविधा थी, मतलब बनवाया है और यह महिलाओं के लिए देखने की एक सुविधा थी। नेक्स्ट है हवा महल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से और किया गया है और यह कितनी मंजिला इमारत है? तो यह मतलब लाल व गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया गया महल है और यह टोटल 5 मंजिलों पर बना हुआ है, 5 मंजिलों का है। गुलाबी पत्थर जो है वह जयपुर की पहचान मानी जाती है, इसीलिए इन्हें लाल गुलाबी पत्थरों के तरह से बनाया गया है। 5 मंजिल कम जगह में ज्यादा ऊंचाई और सुंदरता देने के लिए इसमें 5 मंजिल का बनाया गया है यह। फिर नेक्स्ट है हवा महल का आकार किसके समान माना जाता है? तो यह भगवान कृष्ण के मुकुट के समान माना जाता है, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह जो थे वो कृष्ण भक्त थे, इसीलिए उन्होंने मुकुट जैसा बनवाया ताकि धार्मिक भावना में मतलब धार्मिक भावना भी झलके इसमें। नेक्स्ट है हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं और इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ टोटल 993 खिड़कियां बनी हुई है और यह जालीदार खिड़कियां हैं। महिलाएं बाहर देख सके लेकिन बाहर वाले उन्हें न देख सके, यानी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग यह बनवाया गया था। फिर है हमारा 8वां प्रश्न, हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद। हवा महल की भूतल मंजिल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं शरद मंदिर। मतलब उन्होंने ऐसा डिजाइन बनाया है जिसमें सुंदरता प्लस विज्ञान दोनों ही शामिल होता है और इस जगह का जो है वह खास तौर पर शरद ऋतु और त्योहारों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा महल की प्रथम मंजिल क्यों क्या कहा जाता है? तो उसे रतन मंदिर कहते हैं। रतन मंदिर जो है वह यह एक मतलब रंगीन कांच यानी कलर्ड ग्लास लगे हैं जिससे जिनसे रोशनी रत्नों की तरह चमकती है, इसीलिए इसके प्रथम मंजिल को मंदिर कहा जाता है। फिर आया हवा महल के अन्य मंजिलों के नाम क्या है? तो उसका नाम है विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। फिर है मतलब विचित्र मंजिल मंदिर क्यों कहते हैं? अलग और अनोखा डिजाइन होने के कारण। प्रकाश मंदिर कहा जाता है, यहाँ रोशनी ज्यादा आती है। हवा मंजिल तो यह सबसे ऊपर जहाँ हवा सबसे ज्यादा चलती है। फिर है हवा महल की रचना किस प्रकार की है? तो यह है बहुमंजिला भवन। हवा महल का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह राज परिवार की महिलाओं के लिए बाहर उत्सव समारोह व शाही सवारियों को देखने हेतु किया गया था। उस समय जो है ना वह पर्दा प्रथा थी, इसीलिए महिला बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन हवा महल से वह सब कुछ देख पाती थी। फिर नेक्स्ट है हवा महल में कौन सा संग्रहालय संचालित है? तो वहाँ राजकीय संग्रहालय संचालित है। यह एक तरह से मतलब ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए इसे म्यूजियम बनाकर पर्यटकों को इतिहास दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा हवा महल के आंतरिक प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं आनंद पोल।
आनंद मतलब खुशी। यह मुख्य प्रवेश द्वार था जहां से लोग महल में प्रवेश करते थे और उत्सवों का आनंद लेते थे, इसीलिए इसे आनंद पोल कहा जाने लगा। नेक्स्ट है हमारा हवा महल किस प्रकार की इमारत मानी जाती है। तो यह बिना नींव की ऊंची इमारत की नाम से जानी जाती है। यह जो मतलब हवा महल है, यह पूरी तरह से बिना नींव के बना हुआ है। इसमें नींव नहीं है, बल्कि बहुत हल्की और संतुलित संरचना है ये, जिससे ऐसा लगता है कि बिना नींव खड़ी है ये। हवा महल की सुंदरता के बारे में किसने प्रशंसा की थी। तो यह की थी एडविन अर्नोल्ड ने। एनविल अर्नोल्ड जो है उनकी इसकी सुंदरता, नक्काशी और हवा के अद्भुत सिस्टम को देखकर बहुत प्रभावित होकर इसकी तारीफ की थी उन्होंने। फिर है एडविन अर्नोल्ड ने हवा महल की तुलना किससे की है। तो उन्होंने की है अलादीन के जादूगर से। हवा महल की बनावट जो है वह इतनी अनोखी और आकर्षित थी कि यह किसी जादुई महल जैसा लगता रहा। नेक्स्ट है हमारे कुछ एमसीक्यूज महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया। सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, मान सिंह या गंगा सिंह। सेकंड प्रश्न हवा महल के वास्तुकार कौन थे। और तीसरा प्रश्न हवा महल का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। आपको हमारे मतलब इन एमसीक्यूज के जवाब कमेंट में जरूर बताने हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 21। हवा महल की सुंदरता को किस महल से अधिक बताया गया है। तो इसे पैरी बेनान का रजत मुक्ता महल जो है उससे भी अधिक बताया गया है। मतलब यह विदेशी यात्रियों ने जब हवा महल देखा तो उसकी जालीदार खिड़कियां और डिजाइन इतना यूनिक लगा कि उन्होंने इसे दुनिया के कई महलों से ज्यादा सुंदर बताया है। इसकी लाइट प्लस हवा जाली डिजाइन सबसे अलग है इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा जयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण किसने और कब करवाया था। इसका निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने 1729 ईस्वी में। और सिटी पैलेस का निर्माण कब तक चला था। तो ये चला था 1732 ईस्वी में। मतलब राजा को प्रशासन निवास और शाही कार्यों के लिए केंद्र चाहिए था, इसीलिए उन्होंने सिटी पैलेस बनाना शुरू किया था। और इससे कई महल चौक और दरबार हॉल बनाए जा रहे थे, इसलिए इसे बनाने में 3 साल लगे, यानी 1729 से 1732 ईस्वी तक। नेक्स्ट है सिटी पैलेस में कुल कितने महल बने हुए हैं। तो वहां टोटल 7 महल बने हुए हैं। इस सिटी पैलेस को अलग अलग कामों के लिए अलग अलग महल बनवाए गए हैं इसमें, जैसे रहने के लिए अलग, दरबार के लिए अलग, मेहमानों के लिए अलग। तो इसमें कुल 7 महल बन चुके हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सिटी पैलेस के अंदर स्थित प्रमुख भवन कौन कौन से हैं। तो वह है चंद्र महल, दीवाने खास, दीवाने आम, मुबारक महल और पीथा खाना। ये जो है मतलब चंद्र महल जो है वह राजा का घर है। दीवाने आम जो है वह जनता से मिलने का स्थान माना जाता है। दीवाने खास जो है वह खास मेहमानों के लिए। मुबारक महल मेहमानों के स्वागत के लिए। और पीठ खाना जो है वह खास उपयोग का भवन माना जाता है। हर भवन का अलग फंक्शन होता था, जैसे मल्टीपर्पज पैलेस जो है उस तरह से। फिर नेक्स्ट है सिटी पैलेस में महाराजा की निजी पुस्तकालय को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है पोथी खाना। पोथी खाना क्या है? मतलब उस समय जो है वह किताबें बहुत कीमती होती थी, इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग स्थान बनवाए जाते थे। नेक्स्ट है सिटी पैलेस में गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो वह सिटी पैलेस के अंदर ही स्थित है। और इसमें कौन कौन से चौक बने हुए हैं। तो सिटी पैलेस में प्रीतम निवास चौक और सर्वो मतलब सर्वतो भट्ट चौक बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा सिटी पैलेस में कुल कितने प्रवेश द्वार हैं। तो उसमें टोटल 3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। मतलब है कि हाँ, 3 प्रवेश द्वार बने हुए। महल में अलग अलग रास्तों से एंट्री दी जाती थी, जैसे सुरक्षा के अकॉर्डिंग या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते होते थे। फिर है सिटी पैलेस का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है। तो वह है त्रिपोलिया गेट। सिटी पैलेस के अन्य प्रवेश द्वार कौन कौन से है। तो वह है उदयपोल और वीरेंद्र पोल। भीड़ कंट्रोल और अलग अलग उपयोग के लिए मल्टी गेट्स जरूरी होते थे। फिर नेक्स्ट है सिटी पैलेस की वास्तुकला किन शैलियों का मिश्रण है। तो यह है राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली का एक मिश्रण माना जाता है। मतलब राजपूत जो है वह मजबूती और परंपरा के लिए है। मुगल जो है वह सजावट और नक्काशी के लिए। और यूरोपियन जो है वो मॉडर्न टच के लिए माने जाते थे।
फिर नेक्स्ट है सिटी पैलेस का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? तो वह हुआ है लाल गुलाबी बलुआ पत्थरों से। सिटी पैलेस की दीवारों पर क्या विशेषता पाई गई है? तो यह पाई गई है कि पत्थर पर बारीक कटाई और चित्रकारी। मतलब जी हाँ, मतलब उस समय जो है वह कला और शिल्प कला को दिखाता था। दीवारों पर बारीक काम जो है वह हमें ये दर्शाता था वहाँ की प्रसिद्ध शिल्प कला और समय की कला उस पुराने टाइम की। फिर है चंद्रमहल किसका निवास स्थान है? तो यह राज परिवार का निवास स्थान माना जाता है। चंद्रमहल में कुल कितनी खिड़की मंजिलें हैं? तो वहां टोटल 7 मंजिलें बनी हैं। चंद्रमहल की ऊपरी मंजिल को क्या कहते हैं? तो उसे मुकुट महल कहा जाता है। मतलब वह सबसे ऊपर होने के कारण मंजिल को मुकुट महल कहते हैं। यह महल का क्राउन यानी टॉप पार्ट है इसलिए। चंद्रमहल का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ है? तो वह हुआ वास्तुकार विद्याधर। मतलब वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जो है वह पूरे जयपुर शहर और सिटी पैलेस का डिजाइन बनवाया गया था उनसे। वे वास्तुकला और शास्त्रों के ज्ञाता माने जाते हैं। कौन? वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। हाँ। फिर 39 प्रश्न है चंद्रमहल में कौन कौन से प्रमुख कक्ष हैं? तो वहाँ सुख निवास, रंग मंदिर, चित्र निवास और श्री निवास जैसे मुख्य कक्ष बने हुए हैं। चंद्र महल मतलब श्रीनिवास जो है वह धार्मिक उपयोग के लिए यूज लिया जाता है। चित्र निवास जो है वो पेंटिंग के लिए यूज लिया जाता है। सुख निवास जो है वो आराम के लिए लिया जाता है और रंग मंदिर जो है वो सजावट और रंगीन कार्यों के लिए यूज में लिया जाता है। हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग रूम बनवाए गए। सिटी पैलेस में वर्तमान में संग्रहालय कौन संचालित करता है? तो वह महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। फिर नेक्स्ट हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं और आप लोगों के लिए इसके जवाब में कमेंट में जरूर बताइएगा। सिटी पैलेस की वास्तुकला किन शैलियों का मिश्रण है? और सिटी पैलेस में महाराजा की निजी पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? और छठा प्रश्न चंद्रमहल की ऊपरी मंजिल को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 41 प्रश्न की तरफ। सिटी पैलेस के संग्रहालय में क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो वहाँ राजस्थानी पोशाकें और हथियार वहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। मतलब यहाँ राजस्थानी पोशाकें और हथियारशाही वस्तुएं रखी गई है। यह राजाओं के जीवन और युद्ध शैली को दिखाने के लिए है, यानी हिस्ट्री इन रियल फॉर्म को दिखाने के लिए रखे गए हैं। दीवान ए खास का उपयोग किया जाता था दरबारियों और अधिकारियों से मुलाकात के लिए, और दीवान ए आम का सार्वजनिक दर्शनों के लिए यूज किया जाता है। फिर मुबारक महल का उपयोग किस लिए किया जाता है? यह अतिथियों के ठहरने के लिए होता था। सिल्ह खाना जो है वह शस्त्रागार कहलाता है। और प्रीतम निवास टोक की विशेषता क्या है? तो 4 कलात्मक द्वार है जो कि प्रीतम निवास टोक की विशेषता मानी जाती है। हर द्वार जो है वह अलग ऋतु और देवता को दर्शाता है, यानी आर्ट और सिंबोलिज्म को दर्शाता है। यही इसलिए ये मतलब 4 सुंदर आर्टिस्टिक द्वार माने जाते हैं। फिर है मयूर द्वार किस ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? मयूर द्वार। मोर शब्द जो है मतलब पीकॉक शरद ऋतु में बहुत सुंदर दिखता है, इसीलिए इसे मयूर द्वार कहते हैं। कमल द्वार किसका प्रतीक है? तो यह ग्रीष्म ऋतु व भगवान शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान शिव से जोड़ा गया शांति और शक्ति का सिंबल माना जाता है, इसीलिए इसे कमल द्वार कहते हैं। लहरिया द्वार किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह बसंत ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि बसंत ऋतु जो है रंग, खुशी और उत्सव यानी एक लहर या पैटर्न में माना जाता है, इसीलिए इसे लहरिया द्वार कहते हैं। फिर गुलाब द्वार किसका है? तो यह है शीत ऋतु का। गुलाब जो है वह सर्दियों में ज्यादा खिलते हैं, इसीलिए इसे गुलाब द्वार यानी शीत ऋतु से प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर हमारा है नेक्स्ट प्रश्न जंतर मंतर का अर्थ क्या होता है? तो यह गणना करने वाला एक उपकरण, एक यंत्र माना जाता है। फिर है हमारा जंतर मंतर क्या है? तो यह खगोलीय वेधशाला है, यानी यहाँ से ग्रह, तारे, समय और दिशा का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑब्जर्वेटरी एक तरीके है ये, इसीलिए इसे जंतर मंतर कहते हैं, यानी खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया सवाई जय सिंह जी ने। कितने यंत्र है इसमें टोटल? तो इसमें टोटल 19 यंत्र रखे हुए हैं। यह अलग अलग काम के लिए अलग अलग यंत्र हैं, जैसे समय मापन की मशीन या दिशा पता करने वाली, ग्रहों की स्थिति देखने वाली, इसलिए कई इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं। फिर जंतर मंतर का सबसे बड़ा यंत्र कौन सा है? तो वहां का सबसे बड़ा यंत्र है हमारा सम्राट यंत्र।
यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा सन डायल है यानी घड़ी है, वह है सम्राट यंत्र। जितना बड़ा यंत्र उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी है उसमें, और इसीलिए इसे विशाल बनाया गया है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा, भारत में सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाएं बनवाई थी? तो वहां उन्होंने टोटल 5 वेधशालाएं बनवाई है। अलग अलग स्थानों पर सही ऑब्जर्वेशन के लिए वहां की अलग अलग वेधशालाएं बनवाई गई है। जैसे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में बनवाई गई है। 57 प्रश्न, जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो उसे किया गया 31 जुलाई 2010 में। यह विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत कॉम्बिनेशन माना जाता है। फिर 58 नंबर प्रश्न, जयपुर के परकोटे में कितने द्वार हैं? तो वहां टोटल 7 द्वार स्थित हैं। मतलब 7 द्वार बनाए गए हैं। शहर को दीवार से घेरा गया था पूरा, सुरक्षा के लिए, शहर में आने जाने का कंट्रोल, और इसीलिए वहां टोटल 7 द्वार बनवाए गए। जयपुर को गुलाबी रंग कब किया गया? तो यह किया गया था 1876 ईस्वी में। यानी सवाई राम सिंह द्वितीय ने जो है वह प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरा शहर पिंक रंग से करवाया था। यह आतिथ्य यानी एक हॉस्पिटैलिटी की का प्रतीक माना जाता है। जल महल कहाँ स्थित है? तो यह मानसागर झील के मध्य में स्थित है। ये हमारे कुछ और एमसीक्यूज है इन्हीं वन लाइनर क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो इसके भी जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। जंतर मंतर का सबसे बड़ा यंत्र कौन सा है, जो कि हमने अभी पढ़ा था जस्ट ऊपर। जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? और सिटी पैलेस में दीवान आम का क्या उपयोग होता है? और ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है, पिछली 4 क्लासों में भी आया था। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, जल महल कितनी मंजिला इमारत है? तो यह 5 मंजिला इमारत मानी जाती है। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल जयपुर में बना हुआ है, यानी यह जयपुर के राम निवास गार्डन में स्थित है। जयपुर को जो है वह सांस्कृतिक शहर बनाने के लिए यहाँ म्यूजियम बनवाए जाते थे, और यह अल्बर्ट हॉल भी वहीं स्थित है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया सवाई राम सिंह द्वितीय ने। और अल्बर्ट हॉल किस शैली में बना है? तो यह इंडो सार्वजनिक शैली में बना हुआ एक है, म्यूजियम बना है। उन्होंने मतलब जो है मतलब सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया ताकि जयपुर में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिले, जो ब्रिटिश समय में मॉडर्न एजुकेशन और म्यूजियम कल्चर को प्रमोट करना होता था, इसीलिए। फिर हमारे इंडो सार्वजनिक शैली जो है वो यानी ब्रिटिश काल में ऐसा फ्यूजन स्टाइल पॉपुलर था, यानी मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल लुक देने के लिए इसे इंडो सार्वजनिक शैली में बनाया गया। यह है हमारा वो जल महल। समोद महल का वर्तमान उपयोग क्या है? तो यह एक तरह से लग्जरी होटल बना हुआ है। विजय मंदिर पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह अलवर में स्थित है। विजय मंदिर पैलेस जो है वह मतलब राजाओं का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, इसीलिए यहाँ कई सारे महल बनवाए गए। अलवर सिटी पैलेस का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था महाराजा बख्तावर सिंह ने। राजधानी में शाही निवास और प्रशासनिक केंद्र की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने इसे अपने शासन काल में बनवाया था, महाराजा बख्तावर सिंह ने। सिली सैड पैलेस वर्तमान में किस रूप में है? तो यह अभी एक तरह से होटल के रूप में बना हुआ है। सर्शिका पैलेस वर्तमान में किस रूप में है? तो यह भी होटल में बना हुआ है। खेड़ली महल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दूसरा हवा महल भी कहते हैं। मतलब इसका डिजाइन और हवा के लिए बने झरोके जो है वो हवा महल जैसे ही है, इसीलिए इसे हवा महल से कंपेयर किया जाता है, या दूसरा हवा महल भी कहते हैं खेड़ली महल को। खेड़ली महल में कौन ठहरे थे? तो वहां स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे। वे अपनी जो है यात्रा के दौरान यहाँ ठहरे। राजाओं और सामंतों के बीच अच्छे संबंध होते थे, इसलिए उन्हें महल में ठहराया जाता था। फिर हमारे नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। 10वां प्रश्न है हमारा, अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया था? और अल्बर्ट हॉल किस शैली में बना है? ये जस्ट अभी पढ़ा था हमने। यह बना है हमारे इंडो सार्वजनिक शैली में। फिर खेड़ली महल को और किस नाम से जाना जाता है? तो
किस नाम से जाना जाता है? इसे दूसरा हवा महल भी कहते हैं, खेड़ली महल को। नेक्स्ट है हमारा अजमेर संभाग। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किस नाम से जाना जाता है? तो अजमेर में 2.5 दिन के चौपड़े को मतलब क्यों प्रसिद्ध है ये? तो ये 16 खम्भों का महल की वजह से इसे प्रसिद्ध माना जाता है। इस इमारत में कई सुंदर खंबे हैं जिनमें से 16 मुख्य खंबे खास माने जाते हैं। यह इसकी मजबूती और सुंदरता का बेस है, इसीलिए इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। 2.5 दिन का चौपड़ा राजस्थान में किस रूप में माना जाता है? यह यहाँ की पहली मस्जिद मानी जाती है। मतलब अजमेर में बनी सबसे शुरुआती मस्जिद जो है वह थी 2.5 दिन का झोपड़ा। इस्लाम के आगमन के बाद यह पहला बड़ा धार्मिक स्थल था, इसीलिए इसे पहली मस्जिद भी मानते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? तो वह पहले एक तरह से संस्कृत पाठशाला थी, जहाँ मतलब पहले यहाँ हिंदू शिक्षा दी जाती थी संस्कृत पाठशाला में। राजपूत काल में जो है शिक्षा का केंद्र था, बाद में इसका उपयोग बदल दिया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था विग्रहराज चौहान चतुर्थ ने। यह जो थे राजाओं मतलब यह शिक्षा के लिए ही बनवाया गया है। राजाओं का उद्देश्य जो था वह ज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना था, इसीलिए इन्होंने यह इसका निर्माण करवाया था। यह है हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने मस्जिद में परिवर्तित करवाया? तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मुस्लिम शासन आने के बाद इसे मस्जिद बना दिया और नई सत्ता अपने धार्मिक स्थल स्थापित करना चाहती थी, इसलिए इसका मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा किस युद्ध के बाद बदला? तो यह तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद बदल दिया गया और इसका निर्माण हुआ था 1201 ईस्वी में शुरुआत और खत्म हुआ था 1235 ईस्वी में। इस झोपड़े में उर्स कब लगता है? तो यह 2.5 दिन में लगता है। मतलब क्या है इसका कि इसी परंपरा के कारण मतलब यहाँ जो है उर्स यानी मेला 2.5 दिन तक का एक मेला लगता है, इसीलिए इसे 2.5 दिन पड़ा भी कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा के वास्तुकार कौन थे? तो यह थे अबू बकर, जिन्होंने मस्जिद वाला आर्किटेक्चर तैयार किया था। 11 प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यह हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण माना जाता है। मेयो कॉलेज कहाँ स्थित है? तो मेयो कॉलेज हमारे अजमेर में स्थित है। यह जो है एक अजमेर ब्रिटिश काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मेयो कॉलेज। इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में और मेयो कॉलेज का उद्घाटन किसने किया था? तो यह लॉर्ड डफरिन ने किया था। वे उस समय जो है वह एक वायसराय थे वहां के, जो ब्रिटिश शासन के बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन वही करते थे, इसीलिए मेयो कॉलेज का उद्घाटन भी उन्होंने किया था। मेयो कॉलेज के भवन का निर्माण कब हुआ? तो वह हुआ था 1877 से 85 ईस्वी तक। भव्य और रॉयल लुक देने के लिए इसमें बनाने में समय लग गया था। मेयो कॉलेज के वास्तुकार कौन थे? तो वह थे सैमुअल स्विंटन जैकब। ये जो है इंडो सार्वजनिक आर्किटेक्चर के एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने ही इस कॉलेज का डिजाइन तैयार किया था। कॉलेज जो है यह किस उद्देश्य से बनाया गया? तो यह राजकुमारों को शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया था, यानी फ्यूचर रूलर्स के रूप में तैयार किया गया। मेयो कॉलेज का पहला छात्र कौन था? तो वह था मंगल सिंह। मंगल सिंह जो एक रॉयल फैमिली से था। यह कॉलेज खास तौर पर राजघरानों के लिए ही बनाई गई थी। फिर है हमारा मेयो कॉलेज का पाठ्यक्रम किसने तैयार किया? तो यह क्या था? लॉकवुड किपलिंग ने। इंडियन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का एक बैलेंस बनाना था उन्हें, इसीलिए उन्होंने यह सिलेबस तैयार किया। पृथ्वीराज स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। यानी पृथ्वीराज जो है वह एक महान राजा था। पृथ्वीराज चौहान की याद में यह पृथ्वीराज स्मारक बनवाया गया। उनका मतलब प्रमुख शासन क्षेत्र था, इसलिए वही स्मारक बना दिया गया। फिर हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने मस्जिद में परिवर्तित करवाया था? और 2.5 दिन का झोपड़ा किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? और मेयो कॉलेज के वास्तुकार कौन थे? आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी कमेंट में जरूर बताइएगा और इनके करेक्ट आंसर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर उपलब्ध करवा देंगे। फिर 21 नंबर प्रश्न है,
पृथ्वीराज स्मारक किसकी स्मृति में बना है? तो यह बना है पृथ्वीराज चौहान की स्मृति में। पृथ्वीराज चौहान जो है वह महान वीर राजा था, उन्हीं की स्मृति में यह स्मारक तैयार किया गया। उन्होंने जो है अजमेर और दिल्ली पर शासन किया और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे वो, इसीलिए उनकी याद में यहाँ ये स्मारक बनवाया गया। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 1326 1996 ईस्वी में, 96 ईस्वी में। जुबली जुबली क्लॉक टावर कहाँ स्थित है? तो यह भी अजमेर में स्थित है। यानी ब्रिटिश काल में शहरों में क्लॉक टावर बनाना एक डेवलपमेंट का सिंबल माना जाता था, इसीलिए वहां जुबली क्लॉक टावर का भी निर्माण किया गया। इसका निर्माण हुआ कब था? तो वह हुआ था 1888 ईस्वी में, 1888 में। और जुबली क्लॉक टावर किसकी भी स्मृति में बनाया गया? तो यह बनाया गया था महारानी विक्टोरिया की स्मृति में। यह ब्रिटिश राज में उनके सम्मान में कई सारे स्मारक बनाए गए थे, जो कि उनके शासनकाल की याद में है बनाए गए। जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? तो यह पुष्कर में स्थित है। पुष्कर जो है वह भी धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है पुष्कर। जहांगीर का महल किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया था जहांगीर द्वारा। और जहांगीर जो है वो मतलब यात्रा और विश्राम के लिए सुंदर स्थानों पर महल बनवाते थे। जहांगीर का महल किस झील के किनारे था? तो यह पुष्कर झील के किनारे बना हुआ था। पानी के पास ठंडक और सुंदर दृश्य मिलते थे वहां। रॉयल रिलैक्सेशन स्पॉट था वह। बगेरा का तोरण द्वार कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है, यानी ये भी एक तरह से प्राचीन काल का प्रवेश द्वार माना जाता है। बगेरा का तोरण द्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक प्राचीन कलात्मक द्वार की तरह से प्रसिद्ध माना जाता है। इसकी नक्काशी और डिजाइन जो है वो पुराने समय की कला को दर्शाते हैं। फिर 31वां प्रश्न है, मुबारक महल कहाँ स्थित है? तो यह टोंक में स्थित है। फिर नेक्स्ट हमारा, मुबारक महल का उपयोग किसके लिए होता था? तो यह होता था ऊंटों की कुर्बानी के लिए। मतलब क्या है, जैसे ईद जैसे अवसरों पर कुर्बानी दी जाती थी, इसीलिए खास स्थान वहां बनवाया गया। यह धार्मिक परंपरा का हिस्सा था। मुबारक महल में कुर्बानी की परंपरा किसने शुरू की? तो यह की थी नवाब अमीर उद्दौला ने। धार्मिक रीति रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए सुनहरी कोठी भी बनवाई गई। फिर है, मुबारक महल में कुर्बानी परंपरा कब शुरू हुई थी? वह हुई थी 1817 ईस्वी में। यह कहाँ स्थित है? तो यह सुनहरी कोठी हमारे टोंक में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था नवाब अमीर अली ने। नवाब अमीर अली जो है वह अपनी शक्ति और कला प्रेम को दिखाने के लिए उन्होंने इस शाही भवन का निर्माण करवाया। सुनहरी कोठी का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ 1824 ईस्वी में। सुनहरी कोठी का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो यह नवाब वजीर उद्दौला ने पूर्ण करवाया था। उन्होंने अधूरा काम पूरा करवाया क्योंकि राजाओं की पीढ़ियां मिलकर ऐसे महल पूरे करती थी। फिर है, सुनहरी कोठी की दूसरी मंजिल का निर्माण किसने कराया? तो इसका कराया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने। हर शासक जो है वह अपनी छाप छोड़ना चाहता था, तो उन्होंने इसे और भव्य महल बना दिया। सुनहरी कोठी की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि सुनहरी पच्चीकारी व मीनाकारी। यह जो है वह दीवारों पर सोने जैसी सजावट यानी गोल्डन वर्क है, जैसे यह लग्जरी और रिचनेस का प्रतीक मानी जाती थी, इसीलिए इसे सुनहरी कोठी कहते हैं। सुनहरी कोठी का पुराना नाम क्या था? तो इसे जरीन महल कहते थे पहले। जरीन का मतलब होता है सोने जैसा, यानी जो सोने जैसी चमकदार सजावट के कारण इसका नाम पहले जरीन महल था। तो ये आज के हमारे कुछ लास्ट एमसीक्यू हैं, जिनके जवाब आप हमें बता दीजिएगा कमेंट में। पृथ्वीराज स्मारक किसकी स्मृति में बना है? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा या शिवाजी? 17वां प्रश्न, जुबली क्लॉक टावर किसकी स्मृति में बनाया गया? तो यह बनाया गया था किसके? लॉर्ड कर्जन, महारानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम या जॉर्ज पंचम के? फिर लास्ट प्रश्न हमारा, सुनहरी कोठी की विशेषता क्या है? संगमरमर की नक्काशी, शीशे का काम या सुनहरी पच्चीकारी व मीनाकारी या लकड़ी की कारीगरी? आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।
और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या किस सब्जेक्ट का चाहिए, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।